नमस्कार। आज फिर से स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर MK सर के साथ हमको जुड़ने का मौका मिला है और पिछले दिनों जब हम लोग मिले थे तो BPSC के मुद्दा पर बात किए थे और आज जातीय जनगणना पे बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका पिछला इंटरव्यू तो खैर नेट के प्रॉब्लम के कारण बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हुआ, लेकिन आज नेट की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जी सर, जातीय जनगणना पर आपसे राय लेंगे। उससे पहले सर हम जानते हैं कि आप एक शिक्षक हैं और समाज में आपको बहुत से लोग एक विद्वान मानते हैं और विद्वान हैं भी। तो सर जातीय जनगणना से क्या फायदा है और क्या लाभ, इस पर थोड़ा सा क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इस पर थोड़ा चर्चा कर दीजिए। देखिए, जातीय जनगणना का जहां तक आपने पहले लाइन बोला लाभ क्या है जी, तो जनगणना तो जरूरी है और किसी न किसी उद्देश्य से ही जनगणना का काम होता है। मैं थोड़ा इसके पीछे अनुमति हो तो मैं जा सकता हूं कि सबसे पहले जनगणना जो किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया गया था और उसका उद्देश्य था टैक्सेशन, यानी आबादी क्या है और किस तरीके के उनके पास धन दौलत है और किस तरीके से टैक्सेशन किया जाए, इस उद्देश्य से किया गया। उसके बाद इसका वर्णन आता है कि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी इनडायरेक्टली कुछ हुआ था। अकबर के समय में जो अबुल फजल और फैजी ने भी लिखा है अपनी पुस्तक को, जो अकबरनामा है, उसमें भी थोड़ा सा भारत के अनुमानित जनगणना की चर्चा होती है। और आधुनिक समय में 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में अस्थायी जनगणना की गई, लेकिन सिस्टमेटिक सेंसस रिपोर्ट 1881 में पहली बार आया था। अब आपका एक बड़ा अच्छा ज्वलंत क्वेश्चन है कि जनगणना का क्या लाभ और क्या हानि। तो सबसे पहले मैं अगर लाभ पूछना चाहते हैं तो मैं कहूंगा राज्य सरकार निश्चित किसी न किसी लाभ के लिए ही जातीय जनगणना करा रही है। भले वो लग रहा है नीतीश जी को कि अपनी फायदा हो, या आरजेडी को लग रहा है अपनी फायदा हो, या हो सकता है कि इसका कहीं ना कहीं बाद में बीजेपी को भी बेनिफिट्स मिले, चुनाव में वो मुद्दा बनाए और इस तरीके से इसका लाभ हो। लेकिन निश्चित ही इसका पॉलिटिकल तो लाभ है ही, इकोनॉमिकल लाभ तो बिना जातीय जनगणना के भी पहुंचाया जा सकता था। और इतने लंबी, लगभग लालू जी और नीतीश की सरकार 30 वर्षों से, यूं कहें कि अगर 1989-90 से जोड़ लें तो 33 वर्ष हो गया सरकार का, और 33 वर्ष में इनकी सरकार ने बिहार को लड्डू फायदा पहुंचाया, यहां तक कि माइनस में ले गए, गर्त में। जब रिपोर्ट आप देखेंगे 1991 के सेंसस रिपोर्ट, तो इंडिया का 14वां बड़ा विकसित राज्य था बिहार। 2001 के रिपोर्ट में इसका स्थान आ गया 25वां 26वां, 2011 में इसका 36वां स्थान है और 2021 में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 51.5% जो है यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं। तो ये लोग तो डुबा दिया है। अब आगे जातीय जनगणना करके मने क्षेत्रीय असंतुलन को न केवल बिगाड़ेंगे बल्कि समाज में युद्ध की स्थिति उत्पन्न करेंगे। सर आपको रोकना चाहेंगे थोड़ा। सर इस पर तो माननीय बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि सर जातीय जनगणना कराने से बिहार में वंचित लोगों के हितों में काम होगा। क्या ये सच है सर कि वंचित लोगों के हितों में काम होगा? जी, ये तो कहने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि जातीय जनगणना से वंचित लोगों के हितों में काम होता। वो एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा लाना चाह रहा है लोग, जिससे अगर जो पिछड़ा हुआ लोग है, चाहे वो आबादी में हो, आर्थिक रूप से हो, तो अगर जाति के आधार पर से पिछड़ेपन की जानकारी ले जाए तो ये तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आर्थिक रूप से अगर होता, शैक्षणिक रूप से होता, सामाजिक रूप से होता, गवर्नमेंट के जॉब के आधार पर होता, या फिर उनके क्रय शक्ति के आधार पर होता, बहुत सारे ऐसे 29 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेवलप किए जा सकते थे। उस आधार पर जाति जनगणना अगर होती तो बेस्ट था। हाँ सर बोलिए। तो क्या मैं ये मानूं कि सर जातीय जनगणना आपके हिसाब से ठीक नहीं है? देखिए, सरकार का निर्णय कभी भी उतना बुरा तो नहीं होता है।
लेकिन हाँ, बिहार को ही अगर गर्त में ले जाना है तो बहुत बुरा है। सर आप बोल रहे हैं कि इससे वंचित लोगों का पता नहीं लगेगा। आप देखते होंगे कि सर अभी तो बिहार में बहुत तरह की जाति व्यवस्था है। मैं खुद एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूं और आप तो सर अपर ये कास्ट में आते हैं। ऐसा ये कुछ नहीं है सर, तो क्या ये सर माना जाए कि सर ये अलग तरह के एक भेदभाव पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? जी जी, जैसा कि आपने सही कहा कि सामान्य जाति के होने के कारण मैं ऐसा कह रहा हूं, क्या ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए यहाँ दोनों की राजनीति है। सबसे पहले महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे थे जो शेड्यूल कास्ट से या अति पिछड़े वर्ग से आते थे। प्रमोद महाजन जी के जीजा जी थे, उन्होंने ही ये जातीय जनगणना की मांग जो है उठाई थी, लेकिन वहां ये नहीं हो सका। उसके बाद धीरे से बिहार में ये मुद्दा उठा है। बिहार में मुद्दा उठाए नहीं, पिछली जनगणना भी कराई गई 2011-12 में, उसकी पूरी रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। अभी जो जनगणना हो रही है इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। ये रिपोर्ट सरकार अपने पास रखेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर जनता को भड़काएगी और भड़का कर राजनीतिक रोटी सेकेगी। सरकार को अगर 11-12 के जातीय जनगणना से लाभ पहुंचाना होता तो अभी तक लाभ पहुंचा दी होती। बार बार इसको गणना 10 साल में क्या अंतर आ जाएगा? ऐसा चेंजिंग तो आपने पुराने में क्या किया, तो कुछ किए नहीं और फिर करा रहे हैं। सर ऐसा देखा गया था कि 2011 के जनगणना में भी कास्ट की बात हुई थी, वो भी डाटा भी सामने नहीं आया है। फिर बिहार में जाति के नाम पर जनगणना, इसके लिए केंद्र सरकार में मुख्यमंत्री जी और उस समय विपक्ष के नेता थे तेजस्वी यादव जी गए थे, तो केंद्र सरकार अनुमति नहीं दी। अगर ये फायदा होता, लोगों को इससे फायदा पहुंचता, तो केंद्र सरकार जरूर अनुमति देगी। आप इस पर क्या कहना चाहते थे? सर देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अगर जातीय जनगणना से लाभ होता तो केरल भी कराता, विकसित राज्य है, गोवा भी कराता, मणिपुर भी कराता, आपके पंजाब भी कराता, महाराष्ट्र भी कराता। ये बिहार ही क्यों, जो शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा है, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े होते हैं उनमें जो दकियानुसी होती है वो ज्यादा होता है, वो जात पात पर ज्यादा लड़ेंगे। और सबसे बड़ा देखिए, इसमें अगर कोई वर्ग विरोध करता है, ध्यान रखिएगा यहाँ 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक जो है आपके भाजपा और दूसरा गैर भाजपा। भाजपाई जो है वो ओबीसी और स्वर्णों को लेकर ज्यादा चलती है, जैसा कि जाना जाता है। मैं राजनीति से नहीं हूँ, मैंने किसी पार्टी से इसलिए खुल्लम खुल्ला बोल सकता हूं। और ये जो नीतीश जी हैं या था तेजस्वी जी हैं, वो अति पिछड़े की राजनीति करते हैं। तो वैसी स्थिति में ये लोग जानबूझ के कार्ड खेला है, जिससे अगर स्वर्ण जाति के लोग या फिर ओबीसी में सामाजिक रूप से थोड़ा ऊंचे लोग अगर विरोध करता है तो निश्चित ही उस विरोध का बेनिफिट इन लोगों को मिल सके। ये दिखाएं कि देखो हम जातीय जनगणना करा रहे हैं तो स्वर्ण विरोध कर रहे हैं, और विरोध कर रहे हैं इसलिए कि भाजपा को फायदा हो, हम तुमको फायदा देना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ण भी कम समझदार नहीं है, शांत बैठे हैं, भाई करा लो जो मन करे तुमको, हम किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करेंगे जिससे तुम राजनीतिक रोटी अपना सेक सकते हो। तो ये बड़ी दिमाग लगाया गया है ताकि इस प्रकार का कुछ न कुछ संघर्ष यहाँ हो, सामाजिक समस्या उत्पन्न हो और इसका लाभ इन नेताओं को मिल सके। जी सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर सर ओबीसी की जनगणना में ओबीसी की जातियां का अगर संख्या ज्यादा होता है तो क्या आरक्षण में भी छेड़छाड़ होगा सर? अब देखिए, आरक्षण तो सरकार नहीं करना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षण से देश को नुकसान है जी। और आरक्षित वर्ग अगर ज्यादा उनको लाभ अगर आप देते हैं तो उनको देखिए ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सामान्य जाति को 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जो दिया गया है आर्थिक आधार पर, उनका कट ऑफ डाउन जा रहा है, और जो ओबीसी का है उनका कट ऑफ प्रतियोगिता परीक्षा में कम जा रहा है। तो इस तरीके से अगर और भी ज्यादा आरक्षण देंगे तो कोई बेनिफिट्स उससे होने नहीं जा रहा है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि योग्यता का एक संतुलन होना चाहिए। मैं तो ये 60% आरक्षण का भी विरोधी हूँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो 49% कहा था उसी में से ईडब्ल्यूएस दे दिया जाता, लेकिन सरकार कटौती करने से डर रही थी, 60% ले गई, दैट्स एनफ। अब ज्यादा अयोग्य लोग ही अगर आते रहे शासन में तो योग्य की क्या वैल्यू रहेगी? तो धीरे धीरे लोग जाति परिवर्तन करना शुरू कर देगा ताकि हमें भी आरक्षण का लाभ मिल सके। तो इससे देश तरक्की नहीं करेगा। योग्यता को महत्व दीजिए या आरक्षण दीजिए तो लोगों को योग्य बनाने का आरक्षण दीजिए, न कि आरक्षित करके तब लाभ पहुंचे। सर, मैं पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि
जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और जो शिक्षा में पिछड़े हैं, जातीय जनगणना कराकर हम उस पर काम करेंगे। सर ये समझ में नहीं आया, ये आप थोड़ा समझा। उप मुख्यमंत्री जी का तो खैर शिक्षा का स्तर अपना ही माने जो है वो जानिए रहे होंगे कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, उनका भाव भंगिमा इस टाइप के जोशीले वो सोचते हैं कि हम भी लालू जी हैं जी। और कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, तो लगे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है जिनको लगे। लालू जी की एक क्वालिटी थी कि वो ग्रेजुएट भी थे, LLB थे, MA भी किए थे और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अनुभव था। वे कर्पूरी ठाकुर के साथ रहे, चंद्रशेखर सिंह के साथ रहे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ रहे, एक उभरे हुए अनुभवी नेता थी। तो थोपे गए नेता है, इसलिए इसके बाद का तो बातें हो रही है ये नेता कैसे हो गया। ये कहा जाए तो वंशानुगत नेता है और शिक्षा तो इनकी इतनी है, जब राहुल को देख रहे हैं ना उतनी डिग्री लेने के बाद और बर टर बोलने से आज तक जब बाज नहीं आ रहे हैं तो इनके बाद का तो खैर बातें छोड़िए। ये विकास क्या करेंगे, ये विनाश तक ले गए हैं और महाविनाश में ले जाएंगे। सर इससे तो आपको आरजेडी विरोधी माना जाएगा छपरा में। नहीं, मैं आरजेडी विरोधी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैं तेजस्वी जी के बाद का इस जातीय आरक्षण का मैं विरोध कर रहा हूँ। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का मैं विरोध कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो पूरा विराम ही लगा दिया। सर इस तरह से जाति के लोग, तेजस्वी जी के जाति के लोग तो भड़क जाएंगे सर। आप उन लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं? वाला ऐसा सवाल मैंने सुना कि मुझे घेर लिया आपने, लेकिन इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पार्टी का विरोधी नहीं, लेकिन तेजस्वी जी की बात जब कहे हैं तो उस पर बोलना चाहिए, क्योंकि उनके अपना ही भाई तेज प्रताप जो है वो भले है उसके कुछ खराब सीन को दिखाए जाते हैं, लेकिन अनुभवी है। और पार्टी में, आरजेडी पार्टी में तो इतने अच्छे नेता है, इतने विद्वान नेता है कि वो बिहार को गोवा बना सकते हैं, बिहार को पंजाब बना सकते हैं। पार्टी मजबूत है, लेकिन तेजस्वी जी के विचार अगर आते हैं तो वो हम लोग मनोरंजन के लिए सुनते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर थोड़ा जनगणना के बाद पर सर आगे बढ़ाएंगे। सर अगर ये देखा जाए तो जातीय जनगणना सर पढ़े लिखे राज्यों में नहीं हो रहा है, जैसे केरल, महाराष्ट्र और भी जो डेवलप किए हुए राज्य हैं वहां पे जातीय जनगणना नहीं हो रहा है। बिहार में है क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? लोग इसको किस स्तर पे पहुंचाना चाह रहे हैं बिहार को? देखिए, बिहार के लोगों को भी यही मांग है जी। वो देखे होंगे साधारण खेसारी लाल और पवन सिंह पर जब एक दूसरे से झगड़ा करना, वो उनका पॉलिटिकल जो है बिजनेस है, इसलिए ऐसा करते हैं। जब उलझ जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना सोशल मीडिया, अखबार तक भी जाने लगता है, तो ये सारी चीजों से लगता है कि बिहार को इस आधार पर बांटा जा सकता है। और बेरोजगारी जो है, भ्रष्टाचार जो है, या बिजली का रेट बढ़ रहा है, इस ठंडी में कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है, बारिश नहीं हुआ 5 महीने से, सिंचाई की व्यवस्था कहीं नहीं है। इस मुद्दे से भटकाने के लिए यहाँ के लोगों का सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है और हम लोग आसानी से भटक जाते हैं, भाग जाते हैं। सर मेरा इसमें एक और क्वेश्चन है सर कि सर जाति जनगणना है क्यों? सर आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए, सामाजिक जनगणना भी होना चाहिए, शिक्षा पर जनगणना होना चाहिए कि किस समाज में कितना शिक्षा है। इस पर सर न होकर जाति जनगणना कराया जा रहा है। मेरे हिसाब से सर बिहार को तो और रसातल में ढकेला जा रहा है। आप पर इस पर क्या विचार रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप मेरी बातों से सहमत हो गए। अच्छा लग रहा है कि जातीय जनगणना कराकर, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के विकास का उद्देश्य हो तो जातीय किया जाए, किस जाति में कितना लोग ग्रेजुएट है, किस जाति में कितना सरकारी जॉब में है, इस टाइप से कौन सा वर्ग जो है अधिक पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, सरकारी सेवा के आधार पर, उसके अपने फैसिलिटी के आधार पर, इस आधार पर अगर होता तो ज्यादा बेटर था। और उसमें जाति सूचक शब्द को हटा दिया जाता, वर्ग सूचक शब्द अगर आ जाता तो वो ज्यादा बेटर था कि स्वर्णों में कितना, ओबीसी में कितना, जो 4-5 वर्ग बिहार में बटे हुए हैं, उन्हीं वर्ग के आधार पर केवल कर लिया जाता, उसकी लिस्ट थमा दी जाती। लेकिन ये लग रहा है कि कहीं न कहीं पिछले पौधान पर अगर आबादी कम हुई, उनका हित का संवर्धन कहीं नहीं होगा। मुझे माफ करेंगे, मुझे जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप बांसफोड़ जाति के लिए सरकार ने आज तक कोई कदम उठाया है खास? बहुत पिछड़े हुए हैं, आज भी घाट पर आग देने का काम करते हैं। लाश को देख कर उनको भय नहीं लगता? उनके छोटे छोटे बच्चे घाट पर बेचारे मरे हुए लाश को जलाने के लिए देते हैं और कुछ 100-200-500 रुपया प्राप्त करते हैं। उनके लिए क्या सरकार ने कोई व्यवस्था किया है? नदी के किनारे उनका मेडिकल चेकअप होता है, कोई कोरोना से मर के जाता है उसका भी आग देता है।
तो बांसपोर जनजाति के लोग बहुत कम संख्या में, उसके लिए कोई कदम नहीं है। इसी ढंग से जो पत्तल बिनने वाले लोग हैं कम संख्या में, उनके लिए कोई कदम नहीं है। तो ये कहने के लिए मात्र है, हकीकत है कि ये जातीय जनगणना का पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेना है और ज्वलंत जो जनता की मुद्दा है उससे जनता को भटकाना है, भटकते रहे बिहार के लोग। और ये लोग खुश है कि हम लोग आबादी जितना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ये तो उल्टा हो गया ना कि जितनी मेरी आबादी बढ़ेगी उतना फायदा होगा। तो इसका दुष्परिणाम भी हमसे अगर जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। जी सर, कम से कम तेजस्वी जी तो छोड़िए कम पड़े, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो इंजीनियर हैं, इनको कम से कम सोचना चाहिए। इस तरह की निर्णय लेने से पहले उनको सोचना चाहिए कि बिहार में बहुत तरह की व्यवस्था हो समस्या उत्पन्न हो सकता है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहेंगे? पढ़े लिखे इनको बहुत दिन हो गया जी, ये इंजीनियर थे जी, इंजीनियर से हट गए हैं, रेल मंत्री बने, उसके बाद अब मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते बनते इनकी आदत इतनी बिगड़ गई है कि नशेरी टाइप के, जैसे गजेरी भंगेरी नशेरी होता है, मुख्यमंत्री का इनको नशा हो गया है। अगर इनकी सत्ता छीन गई ना तो हो सकता है कि बिहार बेच के भी मुख्यमंत्री हो जाए। इनको न लाज है, न लिहाज है, न संस्कार है, कुछ भी मतलब मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि आदमी का एक एम होना चाहिए, एम नाम की चीज नहीं है। आप थोड़ा बहुत बिजली की व्यवस्था कर दिया, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज है। महिला को आपने आरक्षण दे दिया, 2-3 काम तो आपने सही किया। लेकिन जो रियल डेवलपमेंट है, एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल इक्वालिटी, वो आपने किया ही नहीं। सर आप बहुत बड़े न्यूज दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब के बारे में ऐसे बोल के, ये तो चलेगा तो बहुत आपके छपरा में बहुत से लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे कर रहे हैं, ये सच है सर? ना ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का हक है जी। हमने उनको कोई गाली व्यक्तिगत अपशब्द नहीं कहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हैं तो हमें कुछ बोलने का हक है, बोल सकते हैं। और समझदार लोग जानता है कि ऐसा कुछ मैंने पर्सनल नहीं बोला है। और उनकी तो शिकायत मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी शिकायत हो जाएगी उनकी शिकायत करने से, जितना उन्होंने गलत कर रहा है। अभी यदि दारू वाला देख सकते हैं कितनी दुर्घटना हुई, कहते हैं कि पिएगा तो मरेगा, ये अच्छी बातें नहीं है। मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके प्रशासन के लोग थे कहाँ। एक पूरी जिम्मेवारी, आपके क्षेत्र में आग लगता है तो लोग कहेंगे आग लगाएंगे तो मरेंगे नहीं, कोई मतलब हुआ। नाव में जाएंगे तो कहेंगे पानी में जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, कोई मतलब हुआ। आप रोक क्या लगाते हो? आपके प्रशासन के लोग कहाँ हैं? तो ये होना चाहिए, जिम्मेवारी मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। उससे वो दरकिनार अगर कर रहे हैं तो शिकायत तो जनता करे। जी सर, एक चीज और थोड़ा सा, अभी पिछले दिनों अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक यात्रा चल रहा है, समाधान यात्रा। सर समाधान यात्रा में देखा गया कि इसी छपरा दारू कांड में एक लड़का विरोध कर रहे थे, काला झंडा दिखाए, उनको पकड़ के इतना दफा लगाया गया। क्या ये सच है सर? वो अगर ये सच है तो कितना जायज है, एक लड़का विरोध करता है तो उसके ऊपर इस तरह का धारा लगाना? देखिए, थोड़ा सा लड़का का भी गलती था, हल्का फुल्का, कि भागना नहीं चाहिए। भागने से प्रशासन को लग गया कि कहीं कोई दूसरा उद्देश्य था क्या। हम बाकी विरोध किया जा सकता था, लेकिन हम तो मान रहे हैं, जैसा आपने कहा कि बिहार में 24 घंटा 365 दिन 144 लागू है। आपको हड़ताल के लिए परमिशन लेने जाइए, नहीं मिलेगा। परीक्षा में जो पेपर लीक आउट हो रहे हैं, जाइए, विद्यार्थियों को मारा जाता है। शिक्षक लोग जो है अपनी सुविधाओं के लिए मांग करते हैं, मारा जाता है। अगर परीक्षा में धांधली होती है, पीटा जाता है। बिजली बिल के लिए आप जाइए कि ज्यादा आ रहा है, मारा जाता है। अब देखिए, भारत में सबसे गरीब राज्य बिहार है और प्रीपेड मीटर यहाँ सबसे पहले लगा दिया गया। मनमाना बिजली एकदम से उठ रहा है, कहीं कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और हड़ताल और धरना पर जाइएगा तो उनके पुलिस टाइट है, क्योंकि पुलिस को माल कमाने का खुली छूट दे दिए हैं। जहां मन करो बालू से, दारू से या छापा डालो, पकड़ो, लूटो और हमारी सुरक्षा करो। तो वो सुरक्षा के लिए उनके लिए पुलिस कुछ भी करने के लिए। सर आपके कहे अनुसार पूरा प्रशासन नीतीश जी के लिए काम करे। सर हम उधर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गए, सर जनगणना पे आते हैं। सर ये देखा जा रहा है सर कि अगर जातीय जनगणना हुई, अगर जाति की डाटा सभी के सामने आया, तो इस तरह से जातियों में अलग तरह से एक बवाल हो सकता है सर कि इस जाति में इतना लोग है, इतना आरक्षण होना चाहिए, इस पर इतना ये होना चाहिए। ये तो सर समस्या बहुत उत्पन्न होगी। ये समस्या होगी और साथ ही साथ जातीय संघर्ष भी बढ़ेगा। जो लोग अच्छा काम कर रहा है, जो आबादी को रोक रहा है,
जो मेडिसिन के प्रयोग करके या आत्मत्याग करके अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा रहा है, उनका थोड़ा अपमान होगा। वो डर और भय के माहौल में जिएंगे। तो अपने पुत्र और पौत्रियों को या पौत्रों को कहेंगे कि इस बार से तुम कम से कम जनसंख्या कंट्रोल मत करना। तो एक तो आबादी और तेज गति से बढ़ेगी, और दूसरा कि जिनकी आबादी ज्यादा होगी वे लोग कम आबादी वाले पर हमेशा दबाव बना के रखना चाहेंगे। और इस तरह प्रशासन तो इतनी मजबूत नहीं है कि कमजोर वर्ग को या फिर जिनकी आबादी कम हो उसकी चारों तरफ सुरक्षा दे सके। तो अंततः आबादी एक तरफ विस्फोटक की स्थिति में जाएगी और दूसरे तरफ जो है समाज में दंगे भी, फसाद भी, लड़ाइयां भी बढ़ेगी। जी सर, एक तो सर हम लोग विश्व में दूसरे नंबर की जनसंख्या पर है, और सर बिहार इतना पिछड़ा हुआ राज्य है, शिक्षा से, रोजगार से, गरीबी से भी बहुत नीचे है। तो सर अगर इस तरह से जनसंख्या बिहार में और बढ़ेगी जनगणना के बाद, तो सर बिहार तो और बदतर होते जाएगा। इस पर क्या बोलना चाहेंगे सर? जी, बिहार की आबादी लगभग 14.5 करोड़ है अभी। जी, वो 10 करोड़ जो थी, 10.5 करोड़ की आबादी, वो लगभग अभी 14.5 करोड़ है। लेकिन अगर हमारे जितने बिहारी है जो त्रिनाड और टोबैको में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, कोरिया में रहते हैं, या फिर आपके चीन वगैरह, फिर बड़े पैमाने पर श्रीलंका वगैरह, या भारत के सभी राज्यों में जितने फैले हैं, अगर सबको बिहार अगर बुला दिया जाए तो हमारी आबादी यूपी से ज्यादा हो जाएगी। हम बिहारी इतने ही नहीं है, हम बिहारी यहाँ से निकलकर टाटा में बसे हैं, रांची में बसे हैं, मध्य प्रदेश भिलाई में बसे हुए हैं, हर जगह बिहारी बस गए हैं, फिर भी इंडिया का सबसे डेंस स्टेट है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे बिहार का है। और अभी के आंकड़ा अगर ले लें 2022-23 का, तो मुझे लगता है कि 1600 प्रति व्यक्ति, मैं बता रहा था 600 माने 1100 से 1600, हाँ 1600 के आसपास यहाँ पर किलोमीटर मनुष्य की आबादी चली जाएगी। तो निश्चित रूप से हाईली डेंस ही नहीं होगा, शायद वर्ल्ड में रिकॉर्ड कहीं मत बना ले बिहार। ये एक बहुत बुरी स्थिति होगी, और आने वाले 2031 तो और भी ज्यादा होगा, ताकि उसके जनगणना में किसी तरीके के जो लोग कम आबादी वाले हैं उनको कम नहीं गिना जाए, तो इसका तो दुष्परिणाम आएगा। जी सर, अगर होता है पूरी तरह से और डाटा पूरा सामने आता है तो समस्या तो उत्पन्न होगी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि सर बिहार और भी गरीब हो जाएगा। और ये लोग कह रहे हैं कि हम बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये इन लोगों का डाटा तो आम जनता से सर अलग हो जाएगा। फिर 33 साल में लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी नीतीश जी, या फिर सुशील मोदी जी और नीतीश जी, यही मिली जुली 4-5 रामविलास पासवान जी वगैरह इन लोगों की सरकार रही है। गिने हुए 5-6 नेता पूरी बिहार को डुबो दिए हैं, और आगे ये लोग क्या उबारेगा, जब तक कोई नया यहाँ नहीं आता है तब तक उबरने वाला नहीं है, और नया आना ही चाहिए, चाहे जहां से आए। बीजेपी में भी कोई ऐसा कदावर नेता दिख नहीं रहा है जो सबको लेकर चले और समरसता के साथ विकास कर सके। आपसी फुटमत जो है बीजेपी में भी है, एक दल दूसरा काम कर रहा है, दूसरा दल अलग है, तीसरा उद्योगपति दल है। तो इस ढंग से व्यवसायी लोग चाहता है कि हम प्रशासन में आ जाएं, राजनीतिक दल अलग चाहता है, पिछड़े हुए राजनीतिक दल अलग चाहता है। तो एक विपक्ष में भी रहने लायक कोई नहीं दिख रहा है अच्छा, और पक्ष तो खैर वही हाल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरी राजनीति जो बिहार की है वो पूरी गर्तावस्था में है। यहाँ कोई हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री को लाना पड़ेगा जो किसी दूसरे राज्य से हो, तभी तरक्की हो सकती है, अथवा इसके लिए राजनीतिक दलों को सर्वे करना होगा कि बिहार को कौन बेहतरीन प्रशासन दे सकता है और हर जगह उसकी पैनी दृष्टि रह सकती है, वो आदि न हो किसी चीज का, ये ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके बिहार संभलेगा। सर बिहार में तो बहुत सारे नेता हैं, तो दूसरे राज्य से लाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपके छपरे में ही, अपने छपरे में बहुत सारे नेता है जो मुख्यमंत्री बनने के होड़ लगाए हुए हैं। बात सही है कि छपरे में भी लोग नेता है, लेकिन नेतृत्व के गुण किसी में नहीं है सर। नेतृत्व का गुण होना चाहिए कि जो जमाने में समाज में निचले पौदान पर उसके भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। वहां तो सभी जितने नेता हैं 10, 20, 25 चमचा बेलचा अपना रखे हैं, उन्हीं के बातों को मानते हैं, उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आप पता है सैटेलाइट से नियंत्रित करेंगे बिहार को। कुछ इधर के छपरे के नेता हैं तो उड़न खटोला ही नहीं है, वो सैटेलाइट मुख्यमंत्री होंगे और वहीं से वायरलेस से बिहार कंट्रोल करेंगे। सर
सर आप तो आईएएस की तैयारी किए हुए हैं, आईएएस भी निकाले हुए हैं, तो अगर मौका मिलता है बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए तो क्या बनना चाहेंगे सर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि राजनेता बनना एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। मैं मुखिया के चुनाव में भी देखा हूँ कि वो हमसे ज़्यादा गुणशाली होता है, वो ज़्यादा मिलनसार होता है, एक वार्ड कमिश्नर भी ज़्यादा मिलनसार होता है। तो ऐसा नहीं कि क्वालिटी किसमें नहीं, आपको बना दिया जाए, किसी को बना दिया जाए, सबको ही संभाल सकता है अपना बिहार, तो मैंने प्रशासनिक पदाधिकारी है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो मुख्यमंत्री बने, कम से कम बिहार का मुख्यमंत्री बने, वो काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए, एक्शन मूड में रहना चाहिए, क्षेत्र के दौरा इस तरीके से न करे कि केवल विरोधी उसको सामने दिखे। तो जहाँ तक मेरी बात आप पूछ रहे हैं, तो हम लोग जो है एक राजनीतिक सेवक हैं, मुख्यमंत्री की तो खैर सोच ही सर नहीं सकते। मेरे प्रश्न के पीछे ये सर तर्क था, क्योंकि सर आज जो भी बिहार के लीडर हैं, अगर उसमें देखा जाए तो सिर्फ एक पुश्तैनी से, यानी कि अपने खानदानी नेता भरे पड़े हुए हैं, तो और कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उस तरह का कोई सेंस नहीं रखता है, सिर्फ पोस्ट मिल गया है, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो मेरा इस सेंस में आपको मुख्यमंत्री के लिए कहना था, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, एक विद्वान आदमी हैं, आप अच्छा से चला सकते थे, इसीलिए मैंने पूछा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। और सर मैंने सर और हम जो पार्टी के बेस पर जो बात की है, किसी पार्टी को ठेस पहुंचाने का कोई हम लोग का इरादा नहीं था, हम लोग अपना बात रख रहे थे। और इतना ही सब बातों के साथ आज का इंटरव्यू समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।